सो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को वन शॉट के फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कोरोजन एंड रेसिडिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो रिएक्शन देखो, जैसे कि हम लोग मिल्क को जब हम ऐसे ही ड्यूरिंग समर के टाइम में जब हम ऐसे ही रूम में छोड़ देते हैं तो वो कैसे हो जाता है, वो कर्ड बन जाता है उसका, है ना। जैसे एटमॉस्फेयर में ऐसे मतलब ह्यूमिड टाइप का, जैसे ऐसे बारिश टाइप का टाइम में देखना, बाहर अगर कुछ आयरन का सामान तुम रख दोगे तो उसमें रोस्टिंग हो जाता है। फिर ग्रेप्स जो ऐसे फर्मेंट होके, जैसे हम बहुत सारे ऐसे रम विस्की वगैरह जो बनाते हैं वो ऐसे फर्मेंटेशन, और हम जो फूड बनाते हैं वो, फिर फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब एक तरह का हमारा केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक तुम्हारा दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है, जब वो हम उसको जलाते हैं तो उसमें हमारा एक वाइट पाउडर टाइप का निकलता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो एक वाइट फ्लेम में जलता है, साथ ही साथ एक वाइट पाउडर भी प्रोड्यूस करता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। तो ये मैग्नीशियम रिबन, इसको अगर हम इक्वेशन के तौर पे लिखें तो ये हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारे बुक में ही गिवन है हमारा रिबन, उसके साथ ऑक्सीजन जो हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और हम कैसे पता करेंगे कि हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो वो जब होता है केमिकल रिएक्शन तो क्या होता है ना, स्टेट्स में चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह ऐसे है। तो रिएक्शन के बाद या तो गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऐसे स्टेट्स में चेंज आएगा, या फिर उसके कलर में चेंज आएगा, या फिर वो गैस लिबरेट होगा। जैसे कि अगर हम कुछ आग वाग जला रहे हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होता है ना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, तो ऐसे गैस रिलीज़ होगा और उसके साथ टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, ठीक है। जैसे हम कोई आग जला रहे हैं तो आसपास में हमारे चेंजेस हो रहा है। जैसे कोई हम फूड बना रहे हैं तो वहाँ पे जो फूड बना रहे हैं उसका हीट हो जाता है ना, वैसे उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब होगा तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, एक तरफ हमारा रिएक्टेंट जो कि राइट हैंड साइड में होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और बीच में हम एक एरो मार्क देके उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं रहेगा कि रिएक्टेंट किस साइड रहेगा, प्रोडक्ट किस साइड रहेगा, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बट अगर स्टिल तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि आर रिएक्टेंट हमारा रहता है राइट साइड में, यानी कि आर से तुम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कि हाँ ऐसे आर रिएक्टेंट आर, और वो राइट साइड में, तो आर से ऐसे तुम याद रख सकते हो। और फिर हम कैसे, जब एक से ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट हो तो उसको कैसे लिखना है, उसको प्लस साइन देके उनके बीच में लिखना है, और अगर प्रोडक्ट हमारे एक से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में ऐसे प्लस देके, और रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम बीच में एरो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। अब आता है हमारा बारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करेंगे हम केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल है हमारा Zn प्लस H2SO4, जो कि प्रोडक्ट दे रहा है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Zn जो है यानी कि जिंक जो है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है और हमारा रिएक्टेंट साइड में भी एक ही है, यानी कि ये बैलेंस्ड है दोनों तरफ। फिर देखो हाइड्रोजन भी हमारा दोनों तरफ सेम है 2 में, ठीक है। और फिर एस देखो सल्फ़र कितने हैं, सल्फ़र भी दोनों तरफ सेम है, और ऑक्सीजन जो है वो भी दोनों तरफ सेम है 4 नंबर में। तो ये देखो ये तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब देखते हैं हम अगर बैलेंस्ड ना हो, जैसे कि हमारा ये वाला इक्वेशन देखो, ये Fe प्लस H2O जो कि हमारा दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखो हमारा
Fe जो है यानी कि आयरन जो है वो रिएक्टेंट साइड में तो एक ही है, बट प्रोडक्ट साइड में वो 3 है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस तरफ कम होगा उसी तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है Fe है, हम वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे देखो H2 जो है हमारा H2 दोनों तरफ सेम है, और O जो है हमारा O इधर 4 है, बट यहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट साइड में हमारा एक ही है, तो वहाँ पे 4 हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो H2 इधर बना, H2O जो है वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे 4H2O करने के बाद हम लोग का ऐसे तो नहीं होगा कि बस O के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, H के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही कंपाउंड है। तो H के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो H इधर हमारे रिएक्टेंट साइड में 8H बन जाएंगे, बट हमारे प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में भी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा दोनों तरफ से ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 3Fe + 4H2O गिव रेज टू Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे Fe भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। तो इतना लंबा स्टेप जो यहाँ पे ऐसे बताया है वही मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता दी। तो एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो इस तरह से इतना लंबा तुम लोगों को स्टेप वाइज लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ऐसे मतलब मान लो कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 3 पार्ट में दे देगा कि नहीं 3 ठो इक्वेशन दिया गया है, तुम तीनों को बैलेंस करो, वैसे दे सकता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स से ज़्यादा देगा नहीं, तो उस हिसाब से तुम ऐसे डायरेक्टली लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ और है कि इस चैप्टर में जितने भी तुम्हारे इक्वेशंस हैं उन सबको तुम अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सब डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मतलब इसको बैलेंस करो ऐसे बोल देगा, या फिर बोलेगा कि नहीं इसका रिएक्टेंट दिया होगा और बोलेगा कि नहीं इसका प्रोडक्ट क्या होगा तुम वो हमें बताओ। तो उस तरह से तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम ये करने के बाद फिर आता है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमारे 4 टाइप के हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन हो रहा है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक ही प्रोडक्ट दे तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब वो कंबाइन हो जा रहा है, बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके कंबाइन होके बस एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया गया है, ये वाला देखो, CaO + H2O गिव रेज टू CaOH2 + हीट, ठीक है। यानी कि क्विक लाइम जो कि हमारा होता है, जो चूना बोलते हैं ना, घर में जो लगाया जाता है चूना, वही होता है, ठीक है। उसमें जब हम पानी दे देते हैं तो देखना वो ऐसे हमारा एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा ना, क्योंकि पानी में डाल दिया तो वो तो मिक्स होके पाउडर मिक्स होके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो बन गया हमारा CaOH2 बन जाता है। और तुम अगर नोटिस करोगे तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब मैसिव हीट प्रोड्यूस करता है वो। तो वो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, उससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को 2 टाइप में भी डिवाइड किया गया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक देखो, एंडो मतलब इन हो रहा है, मतलब वो हीट को एनवायरनमेंट से खींच रहा है, और एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, वो छोड़ रहा है। रिएक्शन जब होगा, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट 2 मिल के ऐसे प्रोडक्ट बनाने टाइम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि ये लाइम वाला मैं तुम्हें बताई कि जब हम चूना में पानी डाल देते तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हुआ। एंडोथर्मिक क्या हुआ, जब हम लोग ऐसे कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है ताकि वो खुद का रिएक्शन कंप्लीट कर सके। जैसे कि आइस का मेल्ट होना, वो हमारा एनवायरनमेंट से देखना वो अट्रैक्ट करता है हीट, तब वो मेल्ट होना चालू होता है। और एक क्या हो सकता है तुम्हारा वेपोराइजेशन,
जैसे तुम ऐसे हीट करोगे तो देखना जब वेपर बनता है ना, जैसे हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है, तो जब हमारा ऐसे हवा के नीचे चले जाते हैं या फिर ऐसे कहीं पे जैसे कॉटन वगैरह कुछ पहने होते हैं, तो हवा लगने से हमारा इवेपोरेट जब हो जाता है स्वेट, तो हमारा बॉडी कूल डाउन फील करता है, वो ठंडा ठंडा फील करता है। तो वो हुआ हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो इन कर रहा है। ये ट्रिक से याद रखना कि वो एक्सोथर्मिक यानी कि एग्जिट, हमारा हीट एग्जिट कर रहा है रिएक्शन के टाइम, और एंडोथर्मिक यानी कि वो हीट को ले रहा है एनवायरनमेंट से ताकि वो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसके हमें तुम एग्जाम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। सच्ची में अगर तुम मतलब इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रिएक्शन का डेफिनेशन बताओ विथ एग्जाम्पल, जो कि ऐसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिनिमम 2 मार्क्स का आ जाते हैं। अगर विथ एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो वो 2 मार्क्स का आ जाता है, और अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो वो बस डेफिनेशन ही पूछता है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे मतलब जैसे यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े तो उसके एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक इक्वेशन याद रखना और एक एक्सोथर्मिक वाला एक। और क्योंकि अगर बस नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ ले तब तो तुम बस इनमें से कोई एक लिख लोगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट। अब आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हम लोग क्या पढ़े हैं, डिकम्पोज जैसे हम बायोलॉजी में पढ़े हैं कि ऐसे चीज़ों को, जैसे हमारे वेजिटेबल के जो लेफ्ट ओवर थिंग्स जो है हम लोग डाल देते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है और पूरा पाउडरी टाइप का ऐसे सॉइल में मिक्स हो जाता है ना, यानी कि वो सिंपल हो जाता है पूरा। तो वही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक ही हमारा रिएक्टेंट अपने आप को पूरा सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि बहुत सारे वो अपना प्रोडक्ट निकाल देता है, लेकिन होगा एक ही रिएक्टेंट, वो बहुत अपने आप को सिंप्लीफाई करके बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल देगा। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका भी एक एग्जांपल हमारे बुक में क्या दिया है देखो, जो कि है लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 जो है उसको हम अगर हीट कर देंगे तो वो खुद को सिंप्लीफाई करके CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्विकलाइम वो बना देता है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसे भी देख सकते हो, FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो वो Fe2O3 SO2 और SO3 वो बना देता है। तो ऐसे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे, ये जो सारे रिएक्शंस है ना उनको अच्छे से याद रखना। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन दिया हुआ है कि लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो हमारा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये वाला कि जब AgCl को हम सनलाइट के अंदर रखेंगे ना तो वो भी रिएक्शन करेगा और Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के अंदर डालेंगे तो हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। वैसे ही हमारा सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, वो सिंप्लीफाई होके एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये एक सिंपल सा चीज़ है कि एक हायर पावर वाला एलिमेंट लो पावर वाले एलिमेंट को हटा देगा। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त के साथ कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो दोस्त के साथ तुम बैठना चाहते हो और तुम जो तुम्हारे दोस्त के साथ जो बैठा है, मान लो X बैठा हुआ है, तो उस X के साथ तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो, उससे डोमिनेंट हो, तो तुम उसको क्या करोगे, नहीं हटा दोगे और उसकी जगह में जाके उसके फ्रेंड के साथ बैठ जाओगे, है ना। लेकिन अगर तुम उससे डोमिनेट नहीं कर पाते तो क्या तुम उसे रिप्लेस कर पाते? नहीं, वो तो तुम्हें धमका के डरा के, नहीं मैं ही बैठूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे करके तो तुम्हें डरा देता, तो तुम तो उसे रिप्लेस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तो तुम उसको डोमिनेट करके भगा दो कि नहीं वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ बैठूंगा। ठीक है, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट। एक वीक वाले एलिमेंट को एक डोमिनेटिंग या फिर ज़्यादा पावर वाले, ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है वो उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, Fe प्लस CuSO4
जो कि Fe जो है ज़्यादा पावरफुल है Cu से, यानी कि कॉपर से, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और वो जाके सल्फेट के साथ रिएक्शन करके वो अपना कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो कॉपर जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो आयरन उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जिंक का भी दिया गया है, जिंक और CuSO4, तो जिंक भी हमारा ज़्यादा पावरफुल है Cu से, तो वहाँ पे हम जिंक भी हमारा उसको रिप्लेस कर देगा और उसके जगह आके फिर जिंक सल्फेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे Pb है, Pb प्लस CuCl2, तो Pb Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है तो Pb भी उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा लास्ट पार्ट टाइप ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, जैसे ऐसे हमारा मान लो 2 रिएक्टेंट हैं, वो ऐसे करके दोनों के एक एक एलिमेंट ऐसे रिप्लेस कर लेंगे। मतलब ये इसके WX है और YZ है, तो X के साथ जो रिएक्टेंट है, मतलब X के साथ जो कंपाउंड है वो चला जाएगा Z के साथ, और Z के वाला आ जाएगा हमारा X के पास, यानी कि XY बन जाएगा और WZ, वो एक दूसरे को ऐसे इंटरचेंज कर लेंगे अपना प्लेस। ठीक है, तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि है Na2SO4 प्लस BaCl2, जो कि हमारा रिप्लेस होके बन जाएगा क्या, NaCl और BaSO4। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे पहले SO4 के साथ कौन था, Na, बट बाद में कौन बना, SO4 के साथ Ba आ गया, फिर Ba जो था Cl के साथ था बट एंड में आ गया NaCl। तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे लास्ट पार्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है एक रिएक्शन में, ठीक है, एक रिएक्शन में इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, कॉपर किसी के साथ मिलके एक रिएक्शन कर रहा है और एंड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो वो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि वो गेन किया ऑक्सीजन को। या फिर अगर ऑक्सीजन पहले से भी था तो उसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर रिडक्शन क्या है, और ऑक्सीडेशन एक और तरह से भी देख सकते हो कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो लेवल कम हो जा रहा है, या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है या तो हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है, वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीजन लूज़ करेगा या फिर हाइड्रोजन गेन करेगा, तो वो हो गया हमारा रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जब दोनों एक साथ हो जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब मान लो ऐसे 2-3 रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट जैसे 2-3 बना रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कोई होगा जो रिड्यूस हो रहा है। एक ही इक्वेशन में दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं, तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम ये एग्जांपल देख सकते हो कि ZnO प्लस C जो है उसके साथ, ठीक है, ZnO और C वाला तुम रिएक्शन देखो, ZnO पहले था लेकिन रिएक्शन के बाद वो Zn बन गया, यानी कि ऑक्सीजन वो लूज़ किया, ऑक्सीजन लूज़ किया, यानी कि वो तो हो गया हमारा रिडक्शन। बट यहाँ पे देखो कार्बन, पहले कार्बन था बट बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी कि CO बन गया। तो CO यानी कि ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया मतलब बन गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा रिएक्शन, ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम बोल सकता है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी वो डायरेक्टली बोल सकता है। उसके बाद
तो अब हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट पार्ट जो हमारा इस चैप्टर का है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन एक्चुअली क्या होता है, जैसे तुम देखना जब एक आयरन वाला कोई चीज़ तुम खरीद के लाओगे, स्टार्टिंग में तो वो बहुत शाइनी शाइनी सा दिखता है, बट जब कुछ टाइम तुम ऐसे मतलब छोड़ दोगे तो जैसे ह्यूमिड वगैरह की वजह से वो रोस्ट होने लगेगा। ठीक है, रस्ट लग जाएगा उसमें। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट का मॉइस्चर और एसिडिटी वगैरह, जो हमारा ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी है, उसके साथ हमारा आयरन जो है रिएक्ट करके वो रोस्ट होने लगता है। ठीक है, जैसे कि हमारा, जैसे नोटिस करोगे कि सिल्वर का चीज़, कॉपर का चीज़ थोड़े दिन के बाद वो ग्रीनिश टाइप का दिखने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इज सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड। ठीक है, तो यही होता है और ये प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। जैसे ब्लैक कोटिंग हो जाएगा सिल्वर में, ग्रीन कोटिंग हो जाएगा कॉपर में, या फिर ज़्यादा दिन तक अगर देखोगे ऐसे, मतलब सिल्वर जो हम पहनते हैं ऑर्नामेंट, उसको भी ज़्यादा दिन तक पहन लोगे तो देखना वो ग्रीनिश टाइप का दिखने लगता है। फिर रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी नॉर्मली क्या है ना, जैसे हम लोग कोई फैट टाइप का फूड या फिर ऑयली फूड, जैसे हम लोग का नॉर्मल कुरकुरे चिप्स ही देखना, थोड़े टाइम के बाद अगर तुम ऐसे अच्छे से उसको नहीं रखे होगे, उसका गैस वैस निकल जाएगा तो उसका ना टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो। तो रेंसिडिटी भी नॉर्मली वही है कि हमारा जो ऑयली फैटी फूड है वो ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका टेस्ट, स्मेल वो सब चेंज हो जाता है, और उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा फूड का कलर और उसका स्मेल, उसका टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या फिर तुमको बोलेगा कि डेफिनेशन क्या है रेंसिडिटी का, रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, तो यही तुम लिखोगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको भी क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।